कि जो वहाँ का पश्चिम बंगाल का मूलतः मुसलमान है, जो वहाँ का निवासी है, वो वाकई में परेशान था। उसके पास ना बिजली थी, ना आवास थे, ना सड़क थी, ना कोई कारोबार थे, और कहीं ना कहीं वो उन जंगलों में फंस गए थे। जैसे कि कहा था अभी भाजपा प्रवक्ता ने कि रोहिंग्या बांग्लादेशी हमारे देश के अंदर सत्ता की भागीदारी क्यों बने, या सत्ता के चुनाव के लिए क्यों वो अपनी भागीदारी के हैं। अभी देखो अपने चुनाव तो हो गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल के सांसद, पश्चिम बंगाल के सॉरी बांग्लादेश के सांसद क्या कह रहे हैं, उन्हें क्या तकलीफ है। विपक्ष को तकलीफ यहाँ पे है, उधर बांग्लादेश के सांसद को तकलीफ है। तो ये तालमेल किसका है, ये गठजोड़ किसका है, दर्द क्यों हो रहा है। आज देश के अंदर संविधान के तहत भाजपा की सरकार है, यानी कि जो भारत की सरकार है वहाँ पर राज्य में आज भाजपा की सरकार है। सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है मोदी जी ने। वो कहाँ पर चर्चा से नहीं होता, उसका उसका राज्य का नाम बता दो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ सबका साथ सबका विकास का नारा चरितार्थ हो रहा है, वहाँ पर योजनाएं पहुंच रही है। संदीप मिश्रा जी, संदीप मिश्रा जी, आपको इतना आप घबराते क्यों हैं आप लोग इतना बीजेपी की सरकार से भाई? नहीं घबराते नहीं नहीं नहीं, क्या आप विवेक जी आप तो हमें डरा रहे हैं। नहीं हम चेहरे से लगता है भाई, संदीप मिश्रा जी मेरे चेहरे से लगता है मैं किसी को डरा सकता हूं। विवेक जी भाई शालीन आदमी हूं, आराम से बात करता हूं। विवेक जी अपने मुझे देखिए, मैं इतना प्रेम से बात करने वाला व्यक्ति एहसान भाई, मैं कह रहा हूं आप लोग बीजेपी की सरकार को कभी आप लोग वोट देते हैं या फिर सिर्फ बीजेपी के नाम पर मुसलमानों को डराते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है विवेक जी। हाँ। भाजपा को हम वोट भी देते हैं और भाजपा को पसंद भी करते हैं, और भाजपा से मोहब्बत भी करते हैं। वो क्यों करते हैं मोहब्बत? मैं समाज से आता हूँ, तो पसमंदा समाज है, जो देश का पिछड़ा अछूता समाज है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पास जनधन खाते खोले गए, उसको उज्ज्वला गैस योजना दी गई है, किसान सम्मान निधि दी गई है, बूढ़ी माँ को मकान दिया गया है। समाज के लिए बीजेपी ने काम किया, इसलिए आप बीजेपी के फेवर में। विवेक जी 80% है मुस्लिम आबादी में से 80%, लेकिन राजनीति का ठेका सिर्फ 20% को मिला हुआ है। संदीप मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद परविंदर जी और चंद्रमोहन जी आपके पास आ रहा हूं। संदीप मिश्रा जी, मेरी आवाज सही से आ रही है? बिल्कुल बुलंद आवाज आ रही है, बताइए ना क्या बात है, कैसे हैं, क्या हाल चाल है आपका? विवेक जी बहुत बढ़िया है, आपकी बात मैं बड़े गौर से सुन रहा था। आपने प्रारंभ में अपने 3 शब्द कहे कि ये सत्ता परिवर्तन है, या बंगाल गौरव है, या तीसरे प्रकार से भाजपा शासन करेगी। तो यहाँ पर आपने जब बातें कही बंगाल गौरव की, तो बंगाल गौरव से अगर देखा जाए तो यह चुनाव बंगाल गौरव का ही था, भाजपा चुनाव नहीं जीती है। ये बंगाली अस्मिता को भारतीय जनता पार्टी ने कहीं से जगाया है और लोगों को कहा है कि भाई अगर इस चीज को बचाना है तो दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी। और उसी चीज का फायदा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी आज 206 सीटें पाई है। नहीं तो यही सेना थी, यही सारी कुछ थी। पिछले चुनाव में वो बहुमत नहीं मिला जो नहीं मिलना चाहिए था। तो पश्चिम बंगाल की जब बात हो रही है तो बंगालियों को जोड़ना पड़ेगा कि विवेकानंद, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की भूमि जो है, जिस तरह से केंद्र सरकार मान कह रही है कि बीजेपी जीती है, जब भारतीय जनता पार्टी टीएमसी ये कह रही है कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन के जरिए चुनाव अपने नाम करवाया है, मुझे जानबूझकर हरवाया गया है। विवेक भाई, टीएमसी को अगर हम ये कहें कि कम्युनिस्ट पार्टी का ही मॉडिफाइड 2.0 है तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि 35 साल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा हो या 15 साल ममता बनर्जी का शासन रहा हो। तो और शुभेंदु अधिकारी कौन सी पार्टी में थे? नहीं है संदीप मिश्रा जी, शुभेंदु अधिकारी कौन सी पार्टी में थे? शुभेंदु अधिकारी को देखिए उत्तर प्रदेश से कुछ सबक लेना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा वो करना तो पड़ेगा। फिर आप बकौल आपके बयान पर तो ये टीएमसी का मॉडिफाइड वर्जन हुआ, फिर तो बंगाल बीजेपी। इसमें दूसरा रूप होता है, एक जवाबदेही के साथ जो है शासन होता है। आप देखिए योगी आदित्यनाथ जी के शासन में भी कार्यवाहियां हुई हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन उसमें कोई भी माइलिस के साथ किसी के साथ कार्यवाही नहीं हो रही है। जो जनता के बीच विश्वास पैदा करे, उद्योगपतियों के बीच विश्वास पैदा करे, आम जनता के प्रति विश्वास पैदा करे, रात के 2 बजे भी बहन बेटियां सड़क पर निकल सकें, तो इस तरह का जब माहौल देते हैं तब उद्योगपति और निवेश राज्य के अंदर आता है। और राज्य के अंदर निवेश लाना शायद सबसे बड़ी चुनौती है शुभेंदु के लिए आज की तारीख में जो है। मतलब आप ये कह रहे हैं अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाला 5 साल बंगाल के लिए बहुत बेहतर होगा। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। शर्मा जी, आप लोग भी टीएमसी के खिलाफ थे और राहुल गांधी भी लगातार टीएमसी के खिलाफ प्रचार करते रहे, बहुत जोर शोर से इलेक्शन कैंपेन किया, लेकिन रिजल्ट तो बीजेपी के पास चला गया।
देखिए, रिजल्ट किसी के पास भी जाए विवेक जी, वो फर्क नहीं पड़ता। जी। नियत देश के साथ रहनी चाहिए और सीरत देश के साथ रहनी चाहिए, तो बात बनती है कि हाँ जी, आपने नियत और सीरत दोनों का इस्तेमाल किया और देश को कुछ दिया। क्यों आज देश के अंदर हमारे देश के पुराने प्रधानमंत्रियों को याद किया जाता है? क्यों देश के अंदर आज ऐसे नेता हैं जिनको आज भी याद करके स्कूलों में, कॉलेजों में, कई संस्थाओं के अंदर उनके नाम का गुणगान करा जाता है? कुछ तो सीरत रही होगी, कुछ तो नियत रही होगी। अब आज क्यों ऐसा है, जो भी मेरे मित्र अमित जी ने गुड गवर्नेंस की बात कर दी, और गुड गवर्नेंस की बात करते करते वो ये भी भूल गए कि आप ही के गुड गवर्नेंस में दलितों पे 5,24,079 केस हो चुके हैं इन 14 सालों के अंदर, और उन्हीं गुड गवर्नेंस के अंदर महिलाओं के अपराध के अंदर आपकी डबल इंजन की सरकार यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान टॉप पे है, बिल्कुल ऐसे टॉप पर है कि जिसको आप गोल्ड मेडल भी दे सकते हैं। क्यों ऐसा है कि आप ही के रहते हुए देश के अंदर कुपोषण और शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा? गुड गवर्नेंस कहां है? ये तो गुड गवर्नेंस विद तंत्र और लूट का गवर्नर है। क्यों आपकी हर जीत के ऊपर विपक्ष प्रश्न खड़ा कर देता है, और क्यों आपकी जीत के ऊपर मीडिया के अंदर भी जो एक सचारू सचट मीडिया है वो आप पे प्रश्न करता है? क्यों ऐसा होता है कि 91 लाख वोट कट जाते हैं, फिर उसके बाद उतनी जीत के अंतर के ऊपर 30,000 का डिफरेंस आता है? क्यों वो महाराष्ट्र में भी हुआ, वो उत्तराखंड में भी हुआ, वो मध्य प्रदेश में भी हुआ, वो बिहार में भी हुआ? तो क्या कभी आपका चंद्रमोहन शर्मा जी, इसमें एक बहुत वाजिब सवाल मैं जल्दी से आपसे पूछता हूं। इसमें मेरा सवाल यह है चंद्रमोहन शर्मा जी, आपकी आपत्तियां आ गई, मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये मुद्दे कोई पिछले 1-2 साल से तो उठाए नहीं जा रहे, पिछले 10 साल से उठाए जा रहे हैं। ये मुद्दे जनता की कानों तक क्यों नहीं पहुंचते? आपका वोट टर्न आउट बढ़िया क्यों नहीं होता? या फिर आप वो मुद्दे छू रहे हैं जो जिनसे लोगों को कोई लेना देना नहीं है? अगर वो मुद्दे आप छुए जिनसे लोगों को लेना देना है, तो शायद आपका वोट टर्न आउट बढ़े, वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो, बहुत अच्छा रिजल्ट ना हो लेकिन कुछ तो बेहतर हो। तो क्या वो फर्क है? मैं आपको उसका एक सात्विक और आध्यात्मिक जवाब दे देता हूं। रावण जो थे, कई साल तक राज करा, लेकिन उनके शासन के कुशासन के अंदर उनका विरोध कब हुआ? जब उन्होंने माता सीता का हरण करा। और उस विरोध के अंदर साथ किसने दिया? उन लोगों ने जो मानव जाति से अलग थे, जो नील, भील, भालू और बांदर थे। तो अंत तो सबका आता है, राज तो सबका जाता है, भले काल चक्र और मीडिया और इलेक्शन कमीशन सब अपने गांठ में बांध लो, लेकिन गलती भी होगी और वक्त भी आएगा और उसका जवाब भी देना पड़ेगा। ये मैंने एक आध्यात्मिक जवाब दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत उसकी नियरेस्ट जाती है। मैंने कहा उनको याद दिला दें कि आपने कितने ही काल अपने चूल्हे में बांध दिए हो, लेकिन कहीं ना कहीं चूक होगी। भले ही आज आप जीतो, लेकिन मैंने जो प्रश्न किया था विवेक जी, वो आप अमित जी से पूछिएगा कि आप परविंदर जी का रिएक्शन क्यों खड़े हो जाते हैं, नहीं लेकिन और उसका जवाब आप क्यों नहीं दे पाते जनता के सामने? इसी इलेक्शन कमीशन के बलबूते और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो मजबूत तरीके से वापसी करती है 2024 के इलेक्शंस में, यही इलेक्शन कमीशन है। तो बहुत सारी चीजें हैं। परविंदर सेठी जी का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं अमित तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। परविंदर जी, माइक चेक कीजिएगा। एक बार माइक आपका शायद म्यूट है। परविंदर जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। बोलिए आइए आवाज। ठीक। हाँ, मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके पूरे देश के अंदर, सभी राज्यों के अंदर ऑलमोस्ट जीत हासिल करी, और उनकी कामयाबी की जो बड़ी वजह रही है उस पार्टी का डिसिप्लिन, उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी प्लानिंग और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको कोई और पार्टी मैच नहीं कर पाई। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ये जानना चाहता हूं कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी का राज है, क्या वहां पे पूरी तरह से शांति हो गई है? क्या पूरी तरह से वहां पे प्रोग्रेस हो रही है? क्या गरीब आदमी को रोजगार मिल रहा है? क्या स्वास्थ्य, पूरी तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं? क्या शिक्षा उस हिसाब से मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वेस्ट बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जीतना एक बहुत बड़ा इतिहास है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बात को मानते थे कि बाकी सारी स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी आ जाए, लेकिन वेस्ट बंगाल में नहीं आएगी। लेकिन वहां पे झंडा गाड़ने के बाद उनके पास एक नए चैलेंज आते हैं, क्योंकि वहां की
वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको संभालना, जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी है, वेस्ट बंगाल भी एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। और मैं ये समझता हूं कि उस स्टेट की प्रोग्रेस, अगर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, तो वहां पे एक तो पूरी तरह से शांति होनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना देखिए, चाहिए। अभी तो बहुत और लोगों बहुत परविंदर जी बहुत काम बाकी है। मुझे लगता है अभी ये तो स्काई इज द लिमिट वाली बात है, लेकिन जो एलिगेशंस कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं या फिर जो सवाल एहसान जी ने भी पूछा है, जो बात उन्होंने कही है, मैं अमित तिवारी जी से जवाब चाहूंगा। अमित तिवारी जी। विवेक जी, देखिए, मैं सुन रहा था कांग्रेस प्रवक्ता की बात को। उन्होंने कहा कि विपक्ष हर इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की जीत को क्यों नकारता है। उन्होंने कब उसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने सही तरीके से जीता है? कहीं एक्सेप्ट नहीं किया है। जहां जहां वो जीते हैं वहां वहां लोकतंत्र की जीत होती है, जहां जहां वो हार जाते हैं वहां वहां लोकतंत्र की हार होती है। जहां जहां सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देता है तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है, जहां जहां सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला नहीं देता तो सुप्रीम कोर्ट बहुत खराब है। तो इनकी तो आदत है हर मुद्दे पर सत्ता को घेरना, और वो काम कर रहे हैं, वो अपना करते रहे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इसी के साथ एक जोड़ता हुआ आपको बात बताता हूं। अभी लोकसभा विधानसभा इलेक्शन में बंगाल के टॉप 10 विधानसभा में जहां पर सबसे ज्यादा एसआईआर में नाम कटा हुआ था, वहां पर सबसे ज्यादा जीत 10 टॉप 10 सीटों में से 8 में टीएमसी जीती है। आप बताइए कहां पर जो इनका जो ये पूरा थ्योरी है वो कहां स्टैंड करता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा इतिहास में क्यों महापुरुषों को पढ़ाया गया, जो जो इनके नेता हैं उन लोगों को क्यों पढ़ाया जाता है। अरे भैया, वक्त भी तुम्हारा था, अखबार भी तुम्हारा था, कलम भी तुम्हारा था, लिख लिया तुमने। लेकिन आज जब जनता ने उठाया है कलम अपने हाथ में और जब इतिहास लिखने जा रही है, तब आपको दिक्कत हो रही है। जब जनता कहती है कि नहीं, ये सही नहीं है, आपने जो पढ़ाया वो गलत पढ़ाया, तो आपको दिक्कत होती है। आपको लगता है कि वहां पर बीजेपी का एजेंडा चल रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा गप गप, ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस का हो सकता है। इसी का एक उदाहरण विवेक जी, जिस तरीके से आपने देखा डीएमके तमिलनाडु में डीएमके के साथ ही गठबंधन में गए, भैया इलेक्शन का रिजल्ट आते आते घंटा भर भी नहीं हुआ और टीवी के साथ चले गए। ये तो इनकी नीति है। 1 घंटा पहले टीएमसी को वीडियो संदेश के जरिए ममता बनर्जी को राहुल गांधी ने क्या कुछ नहीं कहा। 1 घंटे बाद जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, उसके बाद ही पलटी मार दी, कहा कि ममता बनर्जी के हम साथ खड़े हैं, उनके साथ गलत हुआ है, ईवीएम लूटा गया है, इस तरीके की बातें करने लग गए। अरे भैया, पहले आप तय करो कि आप करना क्या चाहते हैं। आपको सत्ता के साथ लड़ना है या आपको अपने आप में लड़ना है? ये तो दिख ही रहा है हम सबको। जिस तरीके से इंडिया अलायंस की थुथु हुई है। और एक बात कहते हैं, ये सब मिल भी जाए ना तो 0 + 0 0 ही होता है विवेक जी। बहुत ज्यादा उस आंकड़े में कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो ये सब एक हो जाए। ये तो बड़ी बात भैया, 0 + 0 कह दिया भाई साहब, मैं तो ना सुनता। शर्मा जी, ये हकीकत है। ये एडी और चोटी का जोर लगा ले। वो कह रहे केरल जीत गए तो इलेक्शन कमीशन अच्छा है, वहां आपने लेफ्ट को हरा दिया। बंगाल हार गए तो इलेक्शन कमीशन, ईडी सब इनकी जेब में आ गए। बात तो वैसे सवाल तो बनता है शर्मा जी। मैं दे रहा हूं विवेक जी, और मजा आएगा आज की डिबेट में कि मेरे भाजपा के मित्र बहुत सहनशील हैं और मैं उनकी बात को अच्छी तरह से सुन रहा हूं, वो भी सुनेंगे। मैं शुरू करता हूं कि जहां हम जीतते हैं वहां लोकतंत्र, और जहां कोई कोर्ट हमारे को न्याय दे देती है वहां लोकतंत्र बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि जहां हम जीतते हैं वहां लोकतंत्र। जहां हम जीतते हैं वहां भी हम प्रश्न खड़ा करते हैं आपकी नीति का, और आज भी कहते हैं कि अगर जहां हम जीते हैं, बीच में नहीं, मैं मजा आएगा ना, पब्लिक को पता चलना चाहिए। कहां के एग्जांपल दीजिए ना। अरे मैं दे रहा हूं, बड़े आराम से देंगे। जहां लोकतंत्र में हम जीते हैं, हम आज भी आपको चुनौती देते हैं कि आप सारे इलेक्शन रेस करवाइए और जनता की मांग के ऊपर आप बैलेट, अपना ईवीएम को छोड़कर बैलेट बॉक्स के ऊपर उस पर आइए आप चुनाव के, उसको पता चल जाएगा दूध का दूध पानी क्या है। फिर आपको जो बीच में मत बोलिए, मैं आपसे सुन लीजिए, लिखिए, मैं कागज पे पॉइंट लिखता हूं, मैं कागज पे पॉइंट लिख के जवाब देता हूं, मैं दूंगा अभी आपको। उसके बाद फिर अगर ऐसा करेंगे तो आपको चंडीगढ़ के अंदर बैठे हुए अपने अधिकारी के थ्रू वोट बदल के साइन नहीं करने पड़ेंगे। फिर आपको आप ही के थ्रू, जो आप ही के नेता कह रहे हैं कि बंगाल तो हमको जीतना था, तो हमारे कोई चुनाव आयोग ने कहा था कि आप ऐसे जीत जाओ, इलेक्शन करवा के जीत जाओ। मैंने नहीं कहा, ये आपके सांसद ने कहा है। अब दूसरी बात आप कह रहे हो वक्त भी तुम्हारा और इतिहास भी तुम्हारा। कई बार जबान बिल्कुल ठीक बोल देती है अमित जी, आपने सही जबान बोली है कि वक्त भी तुम्हारा, इतिहास भी तुम्हारा। ये आज आपके लिए सिद्ध करता है। जब हमारा वक्त था तब इस देश के अंदर एक सुई नहीं बनती थी। जब हमारा वक्त था तो देश के अंदर जहाज नहीं बनते थे। हमें एक छोटा सा बजट मिला था इस देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को,
उस बजट के अंदर ये देश बंजारों सपेरों और उनके साथ जाना जाता था, जिसको उठा के एम्स और बड़े बड़े भाखड़ा डैम और जिन पे आप नाच करते हो वो सब चीजें आपको दी थी। मतलब और आप ये कह रहे हैं, 2014 बड़ी में इंटरेस्टिंग जो बात कही है आपको भाई साहब, आपने कहा कि 1947 से पहले देश बंजारों और सपेरों का देश हुआ करता था, कांग्रेस ने इस देश को बनाया। मैं जल्दी से अमित तिवारी जी और एहसान भाई का जवाब चाहूंगा। हमारे साथ एसके दत्ता भी जुड़ रहे हैं और टीएमसी नेता हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मेरी बात को अभी आप मोड़िए मत। जो देश मैंने इनसे बोला कि 2000 जिस समय कांग्रेस को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने देश मिला था, उस समय का बजट आज के एक विधायक का बजट से भी कम है। लेकिन उस देश को चलाते चलाते के ऊपर एहसान भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? एहसान भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से एहसान भाई। ठीक है, एक लास्ट सेकंड सर, जी हाँ बोलिए बोलिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोलिए जल्दी बोलिए। जिस समय अंग्रेज देश से गए, उन्होंने इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान की ऐसी लकीर खींची जो 1947 की लकीर आज 2014 से लेकर 2025 तक भारतीय जनता पार्टी के नेता खींच रहे हैं। और आज उसी के ऊपर अगर बजट एहसान अब्बासी जी, उसके बाद एसके दत्ता और सुमित मेहरोत्रा आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बहुत अच्छा बोल गए कि देश बंजारों का और सपेरों का था। तो हमेशा ये पहले पसमंदा का समाज का इन्होंने तिरस्कार किया, दलितों को इन्होंने परेशान किया, और आज देश के अंदर जो हमारे बंजारे हैं, जो हमारे सपेरे हैं, वो देश के नागरिक हैं, वो हमारे भाई बहन हैं। क्या योजना लेकर आए उनके लिए जरा बता देना, एक योजना बता दें। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय इंदिरा गांधी नेहरू, इंदिरा गांधी आप बताइए ना, अब छोड़िए, बहुत पुरानी बात नहीं करते हैं। समाज के लिए तो पिछले 15 साल में बंगाल में क्या काम हुआ मुसलमानों के लिए, मुझे ये बता दीजिए। आप पसमानदा समाज से। हाँ, नहीं काम तो हुआ, लेकिन ममता दी ने नहीं दिया ना, अपनी झोली में रखा। ना शौचालय दिया, ना जनधन खाते खोले, ना माँ को मकान दिया, ना किसान सम्मान निधि दी, ना आयुष्मान कार्ड दिया, ना एमएसएमई के माध्यम से कोई रोजगार दिया। योजना तो थी देश के अंदर, लेकिन वो देश की मेहरोत्रा जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। सुमित मेहरोत्रा जी और एसके दत्ता जी स्क्रीन पर मेरे साथ। शर्मा जी, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि समाज को गले नहीं लगाया आपने लगाया था अशराफ को गले। आपकी कैबिनेट में आपके मंत्री, आपके देश के उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल, ये सब के सब अशराफ थे। उसमें पसमंदा एक भी नहीं था। एक नाम बताओ, आपने दलितों का लूटा, पसमंदा का लूटा, और आप बंजारों का अपमान कर रहे हो। आप देश के बंजारों का अपमान कर रहे हो। वो देश के बंजारे आज भी हैं, कल भी हैं और रहेंगे। सपेरे आज भी हैं, कल भी हैं, रहेंगे। देश के नागरिक हैं। आज बीजेपी बंगाल में जीत गई तो सुमित जी आप लोग रो रहे हैं। आज टीएमसी कह रही है कि हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे, ममता बनर्जी कह रही है हम इस्तीफा नहीं देंगे, राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी। जब आपने 15 साल आपको मौका था, आपने क्या किया वहां के लोगों के लिए? एक बार देखिए, 15 साल हमें जनता ने चुना, जनता ने ही वोट दिया, कि कोई कहने वाली बात नहीं, सबको पता है। पर आज जिस तरीके से बंगाल का चुनाव 2026 का हुआ है, तो पूरी जनता ने देखा जिस तरीके से लूट हुई है 100 सीट के ऊपर, सब कुछ सामने है। अगर हम कोई डाटा मांग रहे हैं, बीजेपी कह रही है पिछले 3 चुनाव में आपने लूटा बंगाल की जनता को। आप लोग दादागिरी पर, गुंडागर्दी पर जोर लगाकर चुनाव जीतते रहे। विवेक भाई देखिए, अगर हमने लूटा होता तो आप मुझे बताइए, 85% या 70%, 75% जो पोलिंग होती थी, या 84% पोलिंग होती थी, तो पोलिंग कहाँ से होती थी? आप मुझे बताइए ना। जनता वोट कर रही थी, पर भारतीय जनता पार्टी ने हर समय बंगाल की जनता के लिए केवल एक ही बात की, आप वोट नहीं डाल पा रहे, आप वोट नहीं डाल पा रहे, आप वोट नहीं डाल पा रहे। आप मुझे बताइए, अभी बिहार में बने हुए सरकार कितने दिन हुए, आज लाठी चली है, युवाओं के ऊपर लाठी भाजी गई है। पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, युवा सड़कों पे आज लाठी भाजी गई है। और वहां पे शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? जो खुद नशे के आदी हैं, जो नशे में रहते हैं, उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया, नीतीश कुमार के बेटे को। कहां से? ना वो एमएलसी है, ना विधायक है, उन्हें मंत्री बना दिए गए डायरेक्ट। जिन्हें कुछ बंगाल का सुमित भाई, बंगाल का बीजेपी कह रही सबका हिसाब करेंगे। शो का नाम भी है सबका हिसाब होगा, तो अगले 5 साल में सिर्फ आप ही का हिसाब करने वाले हैं ये लोग। ठीक है। अगर ये यही चाहते हैं कि सबका हिसाब होगा, तो जनता भी इनका हिसाब करेगी। मैं कहना चाहता हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी कि अगर ये चाहते हैं कि बंगाल में आग लगे, तो ये आग लगाए, काम करें। हमें कोई वो नहीं, जनता देख रही है, क्योंकि जब से ये बने हैं तब से वहां पे स्थिति और भयानक हो गई है। लोग मतलब आपके खिलाफ अगर कोई जांच बिठाई जाएगी तो आप आग लगा देंगे? हमारे खिलाफ क्यों वो करी जाएगी? हमारे खिलाफ क्यों करी जाएगी? भाई सत्ता आप है, आप संभाल रहे हैं, आप करिए ना काम। पर आप अब ये कहें कि हम तो राजनीतिक वो निकालिए, तो आप निकालिए।
हम भी तैयार हैं सड़कों पे आने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।